आप सुन रहे हैं हमारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 FM, रामलाल आनंद महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। हमारा आज का विषय है सर्दियों में फसलों की देखभाल कैसे की जाए, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BS तोमर। और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी, और आप सुन रहे हैं हमारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। आज की कड़ी 41 में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम जानेंगे सर्दियों में फसलों की देखभाल कैसे की जाए। सर्दी के मौसम में फसलों की देखभाल काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ठंड और ओस से फसलों को नुकसान हो सकता है। इस दौरान खेती में विशेष ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि पानी की सही मात्रा और सिंचाई का ध्यान रखना, क्योंकि ठंड में पानी की आवश्यकता कम हो जाती है। साथ ही सर्दी के मौसम में फसलों को खराब होने से बचाने के लिए सावधानियां बरतनी होती हैं। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BS तोमर, प्रधान वैज्ञानिक IARI पूसा, न्यू दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। तो सर, जैसे कि सर्दियां आ चुकी हैं और ऐसे में सब्जियों की, फलों की जो फसलें हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना और बेहतर उत्पादन करना बेहद ज़रूरी है। तो ये कैसे किया जाए? और जैसे शहरों में हम देखते हैं टेरेस गार्डन वगैरह, उसमें लोग अपने टेरेस या किचन गार्डन हम कहें तो वो कैसे अपने गार्डन का ध्यान रख सकते हैं? देखिए, जो आज आपने विषय रखा है बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्दी के मौसम में सब्जी फसलों का विशेष रूप से और बागवानी फसलों का किस प्रकार से बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है, देखभाल की जा सकती है। और ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, दिल्ली हो या दिल्ली जैसे और बड़े महानगर हैं या छोटे उप महानगर हैं, आजकल किचन गार्डन का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वस्थ उत्पाद ग्रहण करना चाहता है और स्वस्थ उत्पादन ग्रहण करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और उस दिशा में शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जागरूक हुए हैं, या एक परंपरा रही या एक पद्धति रही किचन गार्डनिंग, पढ़ाने का भी एक माध्यम रहा विद्यार्थियों को, और शहरी क्षेत्रों ने इसको अपनाया। और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका दूसरा रूप है ट्यूबवेल गार्डनिंग, या जो उनके जहाँ पशुओं को रखते हैं वहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ उगा लेते हैं, तो वो भी एक गार्डनिंग का ही रूप है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सर्दी के मौसम की 3 चुनौतियां अक्सर हमारे जो किचन गार्डनर के लोग हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं। पहली तो है कि सर्दी के मौसम में सूरज का जो प्रकाश है उसकी उपलब्धता कम हो जाती है, यानी कि अवेलेबिलिटी लाइट की कम हो जाती है। दूसरा, तापक्रम में कमी आती है। तो तापक्रम, तो सर्दी का मौसम है तो ताप कम होना स्वाभाविक सी बात है, परंतु जब तापक्रम बहुत अधिक कम हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उससे पौधों की बढ़वार और वृद्धि में बाधा आती है। तीसरा होता है, जब सर्दी बढ़ती है तो प्रदूषण भी बढ़ता है। अक्सर आप देखते हैं कि दिल्ली के अंदर या महानगरों में या उपनगरों में लोग वायु प्रदूषण को लेके बहुत समस्याओं को महसूस करते हैं। तो ये सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं, ये हमारे पेड़ पौधों के लिए भी, बागवानी के पौधों के लिए भी, और विशेषकर सब्जियों के लिए भी एक अच्छा मौसम नहीं है। उनके लिए भी बहुत घातक होता है, उनकी वृद्धि कम होती है, और कई सब्जी फसलों में तो मैं देखता हूँ कि बढ़वार कम हो जाती है इसके कारण। तो ये किचन गार्डन के जो हमारे प्रेमी हैं उनको मैं सुझाव दूंगा कि आप पहला तो अपने जो गमले हैं, अगर आप गमलों में, क्यारियों की तो स्थिति को बदला नहीं जा सकता, वो तो हम जब गृह निर्माण करते हैं तभी हमको ध्यान देना है कि हमें किचन गार्डन किस दिशा में बनाना है। अगर हमको बनाना है तो हमें किचन गार्डन को पूर्व दक्षिण दिशा में बनाना है, ताकि उगते सूरज से और छुपते सूरज तक निरंतर उसकी उपलब्धता रह सके। लेकिन वो कई बार प्लॉट के आकार, घर के आकार के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपका दिशा कौन सी है। तो अगर आप पहले ही इसकी प्लानिंग करके बनाते हैं तो ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इस स्थिति को बदल नहीं सकते, तब आप किचन गार्डन के रूप में कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, गमलों में खेती करते हैं, छत के ऊपर खेती करते हैं, या वरांडा में खेती करते हैं, या वर्टिकल फार्मिंग के तरह आकृतियों का निर्माण करके उनमें प्लास्टिक की ट्रे या चीनी मिट्टी के बर्तन या गमले रख करके आप उसमें सब्जियों को उगाते हैं। तो ऐसे में सर्दी का मौसम है तो एक तो सर्दी बढ़
बढ़ती है, प्रदूषण बढ़ता है और लाइट कम हो जाती है। तो ऐसी जगह पे अपने गमलों को रखना जहाँ कम से कम 6 से 8 घंटे सीधे गमलों को प्रकाश उपलब्ध हो सके, तो हम उनमें अच्छी बढ़वार ला सकते हैं। दूसरा, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें सर्दी के मौसम में जब तापक्रम गिरता है तो उनकी वृद्धि रुक जाती है, जैसे मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, शिमला मिर्च है। ये विशेषकर या बेल वाली सब्जियों को तो उगाने की हम सर्दी के मौसम में सिफारिश नहीं करते खुले खेतों में, लेकिन इनको अक्सर लोग गमलों में लगा के रखते हैं या क्यारियों में हैं, तो ऐसे में उनका वृद्धि, विकास, पुष्पन, फल बनने का, फलों का विकास प्रभावित हो। तो इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं? इससे निपटने के लिए अगर आपके पास कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो गमलों को, अपने आप गमलों को ऐसी दीवार के साथ जहां सीधी हवा के संपर्क को आप कम कर सकते हैं और जहां पे धूप मिलती हो वहां पे रख के इनमें वृद्धि ले सकते हैं। और जहां तक अगर हम बात करें किसानों की, किसान अपने खेतों में क्या करेंगे भाई? किसान तो उनको जहाँ खेत में लगी है उनको दिशा नहीं बदल सकते, तो वहाँ पे हम उनको सिफारिश करते हैं कि भाई आप जैसे सर्दी का मौसम आता है और आप अपनी टमाटर से, बैगन से, मिर्ची से, शिमला मिर्ची से आप पुष्पन और फलन चाहते तो उनके अंदर आप सड़ी हुई गोबर की खाद उनके जड़ क्षेत्र में मिलाएं, प्रचुर मात्रा में उसका इस्तेमाल करें। पहला उपाय हमारा ही रहता है। इससे जो है जमीन में जब कार्बनिक तत्व बढ़ता है तो और ये धूप मिलती है तो मृदा का तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम बढ़ने से जड़ों का विकास होता है। दूसरा जो उपाय हमारे किसान भाई कर सकते हैं तो उससे वृद्धि भी होती है, पुष्पन भी होता है और फलों का विकास भी होता है। तो गोबर की प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी ठंडक से बचाने में मदद करती है। दूसरा है कि ये पंक्तियों में अगर लगी हैं तो उसमें हम स्ट्रा का मल्चिंग भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रा है, चाहे आपका पेडी स्ट्रा है या गन्ने की पत्तियां हैं या अन्य फसलों के स्वस्थ अवशेष हैं, उनको अगर हम आच्छादन कर देते हैं तो उससे भी जमीन में तापक्रम की वृद्धि होती है और उससे जड़ों का विकास होता है, पौधों को वृद्धि करने में सुविधाजनक रहता है। दूसरी जो स्थिति है सर्दी से निपटने की वो है कि जब सूरज का प्रकाश की अवधि भी कम हो जाती है और ठंड बहुत जाती है और धुंध के रूप में बदल जाती है। जब धुंध गिरती है तो सूरज दिखाई नहीं देता है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। विशेषकर जो मटर है, फ्रेंच बीन है जो इस मौसम में लगी हुई होती हैं, या आपकी डॉलिकस बीन है, सेम है, इनके अंदर पुष्पन रुक जाता है और पुष्प आते भी तो फल नहीं बनते या फल का विकास रुक जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमको इनको जड़ क्षेत्र में गोबर की खाद देना है। दूसरा जो है उसके अंदर सल्फर का इस्तेमाल करना है। सल्फर पाउडर है उसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम तापक्रम बढ़ाने के लिए उसमें पोटेशियम सल्फेट का 2 से 3% का घोल भी हम उस पर छिड़काव में कर सकते। अगर किसान भाई इनकी पौध तैयार करते हैं तो निम्न तापक्रम पे इनका जमाव कम होता है या वृद्धि कम होती है। इससे पर नर्सरी में ही पौधे एजिंग ग्रहण कर लेते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और फिर रोपाई के बाद वो खेत में अच्छे से चलते नहीं हैं। तो ऐसे में हम अपने किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि भाई आप खुले खेत में ना तैयार करें, आप संरक्षित अवस्थाओं में पौध तैयार करें। अगर आप मिर्ची की, टमाटर की, बैगन की या खीरे की, खरबूजे की, तरबूज की आदि की पौध तैयार करें तो ये आप इसको पॉली हाउसेज के अंदर करें या अस्थायी पॉली हाउस बनाए जा सकते हैं। अगर छत के ऊपर है किसान भाई तो जहाँ पर्याप्त धूप आती है उसमें कुछ सपोर्ट सिस्टम डेवलप करके उसको प्लास्टिक 500 माइक्रोन की जो प्लास्टिक है वाइट ट्रांसपेरेंट उसको यूज़ कर सकता है, चारों तरफ से उसको दबा सकता है, उसमें ट्रे रख करके इनको तैयार किया जा सकता है। सर, जैसे सर्दियों के मौसम में ओस, प्रदूषण जैसी काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो ऐसे में वो किसान भाई जिनके खेत हाईवेज के आसपास होते हैं या सड़कों के पास होते हैं, वो अपने खेतों का कैसे ध्यान रख सकते हैं और उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सर्दी के मौसम में विशेष करके जो जिन किसानों के खेत राष्ट्रीय राजमार्गों के या एक्सप्रेस वे के आसपास में हैं या सड़कों के पास में हैं, अक्सर देखा जाता है कि उनकी वृद्धि और विकास कम होता है। तो एक तरह की रोड के साथ उनके खेतों का होना उनकी एक पेनल्टी है, क्योंकि जो हमारे वाहन गुजरते हैं वहाँ से या धूल का प्रदूषण होता है, वो आसपास की जो हमारी सब्जियां हैं, विशेषकर जो पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, साग सरसों है, चना है, धनिया है या और हमारी ये कसूरी मेथी है या इस तरह की जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये उनके ऊपर इनका डिपॉजिट होता है और ऐसा होने से उनकी
वृद्धि विकास कम होती है। तो जो तैयार उनको कटाई के लिए तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है। तो इसका निदान क्या है? अब राष्ट्रीय राजमार्ग तो बदले नहीं जा सकते, गाड़ियों की संख्या को हम कम नहीं कर सकते। तो हमारा लक्ष्य रहता है कि हम किसान भाइयों को ये सुझाव देंगे कि आप कुछ अंतराल के ऊपर 10 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद अपने पावर स्प्रेयर्स में पानी लेकर के, साफ पानी लेकर के अपने पत्तेदार सब्जियों में, या आपकी जो पत्ता गोभी, फूल गोभी भी लगी हुई है, ब्रोकली लगी हुई है, लेचूस है, इतनी जितनी भी सब्जियां हैं उनके ऊपर आप छिड़काव करके, पानी का छिड़काव करके, सामान्य पानी का, उसके प्रदूषण को आप हटा सकते हैं। ऐसा करने से पौधों के ऊपर की जो धूल है या उसके जो हमारे ईंधन के जो अवशेष हैं उनके ऊपर रहते हैं, तो उनको हम हटा सकते हैं। और इसके फायदे दोनों हैं, पैदावार अच्छी होगी और उपभोक्ता को स्वस्थ सब्जी खाने के लिए उपलब्ध होगी, तो उनका स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और किसान के लिए भी अच्छा है। तो ये सुझाव हमारा विशेष करके उन किसानों के लिए रहेगा जो राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास या एक्सप्रेसवे के पास या सड़कों के पास, रेल के पास, जहाँ अभी भी रेल के इंजन चलता है। हालांकि हमारे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण बहुत सारी रेलों को विद्युतीकरण कर दिया गया है, तो उससे इस प्रदूषण से काफ़ी बचाव हुआ है। तो ये एक किसान भाई अपना सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे किचन गार्डनर हैं शहरों के अंदर, जैसे अभी आपने स्मोक की बात की, हम पिछले 15-20 दिनों से बराबर इसके बारे में स्मोक और धुएं के प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जो पत्तेदार सब्जियां या सब्जियां हैं या फलदार वृक्ष हैं या गमलों में आपने ऑर्नामेंटल पौधे लगाए हैं, उनमें सब डिपॉजिट हो जाता है। तो उनको भी बारीक फुहारा करके उसका छिड़काव करके उनकी धुलाई कर सकते हैं। धुलाई करने से उनकी पत्तियों के जो ऊपर के धूल हैं, ये प्रदूषण के जो कण हैं वो हट जाएंगे और वो बेहतर उसका प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाएंगे और उनका वृद्धि विकास अच्छा होगा। सर, जैसे ये सर्दियों का मौसम है तो बेलदार सब्जियों का तो काफ़ी प्रचलन रहता है, तो अगर हमें बेलदार सब्जियों की पौध लगानी हो तो हम उसे कैसे तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो किसान भाई अगेती, खीरा, खरबूजा, तरबूज, ये आदि जो बेल वाली सब्जियां हैं, इनकी रोपाई अक्सर जनवरी के अंत में कर देते हैं या फरवरी के पहले सप्ताह में कर दे, ताकि उनको तकरीबन 1 महीने का अधिक समय मिल जाता है फसलों को स्थापित होने में, बढ़ने में। लेकिन उसके लिए पहले तकरीबन 1 महीना पहले हमें पौध तैयार करनी पड़ती है, और वो खुले खेत में तो पौध तैयार नहीं हो सकती। उसके लिए हमें प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो हमारे पॉली हाउसेज हैं, उनके अंदर प्लग ट्रे का इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई इनकी पौध तैयार कर सकते हैं। और प्लग ट्रे के लिए जो है उनका आकार रहेगा 1.5 इंच का, सेल साइज जो है वो 1.5 इंच का रहेगा। और अगर वो मिर्ची, टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च की पौध तैयार करते तो उसके लिए 1 इंच का सेल साइज पर्याप्त रहेगा, वो कोनिकल आकार का होगा। और उसमें मिश्रण हमारे किसान भाई बना सकते हैं वर्मिकुलाइट, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और पर्लिट। ये 3 प्रमुख अवयव होते हैं उसके पौध तैयार करने के लिए। 3 भाग रहेगा कोकोपीट, 1 भाग रहेंगे वर्मिकुलाइट और पर्लिट। इनको मिलाकर के अपने जो हमारी प्लास्टिक की ट्रे हैं उनको भर दें और भर करके उसमें 1 बीज डाल दें, और डालने के बाद उसको पॉली हाउसेज के अंदर रख दें। प्रारंभ में 4-5 दिन अगर आवश्यकता है, तापक्रम बहुत कम हो जाता है, तो किसान भाई रात के समय ब्लोवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसमें जलती हुई कोई, जब धुआं खत्म हो जाता है, अंगीठी रखी जा सकती है ताकि उसके अंदर तापक्रम की वृद्धि हो और वो जमा हो जाए। एक बार बीज का जमा हो गया तो फिर उसमें बढ़वा ली जा सकती है। जी सर, ऐसे मौसम में कुछ सब्जियां हैं जैसे मटर हो गई, सेम हो गई, इनके ख़राब होने का डर लगा रहता है क्योंकि अभी प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, तो उसका भी असर सब्जियों पर पड़ जाता है। देखिए, विशेष करके जो जिन फसलों का आपने खुशी नाम लिया है, उसमें हमारा अनुभव ये है कि जब सर्दी का मौसम होता है तब पाला गिरता है, और जब पाला बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरता है तो उसमें या तो फ्लावर ड्रॉप हो जाता है या फल बनते ही नहीं, या फल बन भी गए तो फलियों में दाना नहीं बनता, या कुछ फलियां बन गई और बाद में जो है पाला आ गया, तो ऐसे में उन दानों को सड़ा देता है, तो फलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और ये मैंने कई बार अपने संस्थान में भी देखा। मैं लंबे समय से बीज उत्पादन और ब्रीडिंग के कार्य में कार्यरत रहा हूँ, तो इस तरह के मेरे जीवन के कार्यकाल में जब तक मैं देखा है 2-3 बार ऐसी परिस्थितियाँ हमने देखी हैं। तो उसका उपाय ये है कि जब हमें ये फोरकास्ट मिलती है दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या आप जैसे कार्यक्रम, तरंग जैसे कार्यक्रम के माध्यम से,
किसानों को जानकारी थी कि अगले 24 घंटे में या 72 घंटे में वातावरण का तापक्रम गिरने वाला है और इसमें पाला गिरने वाला है। तो ऐसे में एक तो किसान भाइयों को विश्वास करते हुए अपने खेतों में पानी लगा दें। पानी लगाने से पौधों की ठंडक को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, उसमें हम कहते हैं कि शाम के समय आप धुआं कर दें। ये पहले धुआं करने की बात करते थे, लेकिन वो बड़े पैमाने पर कारगर नहीं। छोटी मात्रा में नर्सरी के आसपास तो धुआं किया जा सकता है, क्योंकि वो भी वातावरण के प्रदूषण को बढ़ावा देता है, तो इसलिए उसकी हम सिफारिश अब नहीं करते हैं। दूसरा है कि जो अगर आपके छोटे क्षेत्र हैं तो उसमें आप फिजिकल बैरियर लगा सकते हैं। उसमें आप बांस लगा करके प्लास्टिक के सीट को सीधा खड़ा कर सकते हैं 5 फीट या 6 फीट की ऊंचाई से। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम ये अपनी फसल लगी हुई है, पाला गिरने की संभावना, तो ऐसा करने से पाले की जो रात को ठंडी हवाएं, पाले का नुकसान अक्सर 3 बजे से और 5 बजे के बीच में होता है, तो उसमें और नुकसान होता है ठंडी हवा के चलने से। तो जब हम बैरियर बना देते तो हवा को रोकने में प्लास्टिक की जो सीट है वो मदद करती है, और वो हवा की ऊंचाई बढ़ जाती है। बढ़ती है तो उतना ही 4 से जितनी ऊंचाई उसकी है उससे 3 से 4 गुना आगे तक की लंबाई में उनके नुकसान को बचा सकते हैं। इसलिए फिजिकल बैरियर भी हम बना सकते हैं जी। वो भी एक है। और दूसरा, पानी दे सकते हैं, या हम जो सल्फर उर्वरक हैं, सल्फर जो मैंने बात की प्याज में यूज़ करते हैं, ये मटर में भी यूज़ करते हैं। अगर हम सल्फर का छिड़काव कर देते हैं 2 से 3% का घोल बना करके उसका छिड़काव करते, तो वो भी पाले को सहन करने की क्षमता का विकास होता है। ऐसे में फ्लावर की ड्रॉप नहीं होती, फलियां बन, दाना बन जाता है, और हम जो फ्रोस्ट के कारण जो सब्जियों में नुकसान होता है उसको हम कम कर सकते हैं, बचा सकते। सर, जैसे इस समय कुछ किसान अगर नए बाग लगा लेते हैं तो उनको वो कैसे उन सर्दियों के मौसम में इस चीज़ को बचा सकते हैं ताकि वो उनके बाग जो है वो आगे जाकर फल दें और खराब ना हो? निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है कि जिन किसान भाइयों ने इस बार नए बाग लगाए हैं उनके पौधे छोटे होते हैं और छोटे पौधों की पाला सहन करने की क्षमता कम होती है, और उससे अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे आम के पौधे हैं, पपीते के पौधे हैं, ये उनके मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। तो ऐसे में उनका बचाव करना, जो एक तो हमने बताया कि उनमें पानी लगाना है, गोबर की खाद का उसमें प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करना है, जड़ क्षेत्र का तापक्रम बढ़ाना है, और उसमें पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव करना है, और उसके साथ साथ उनका बचाव करना है। उनका बचाव करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध जो सामग्री है उसको उत्तर और पश्चिम दिशा में उसका एक हट जैसी आकृति बना दी जाती है, और उसको पूरब और उत्तर की दक्षिण की दिशा से खुला रखा जाता ताकि उसको प्रकाश मिलता रहे और पौधे के संपर्क से जो ठंडी हवाएं हैं उनको संपर्क में आने से बचाया जा सके। तो ऐसा करने से हम अपने जो पौधे हैं उनको काफ़ी हद तक सर्दी के होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं, और अगले वर्ष तक पौधे और बड़े हो जाएंगे, उनकी निम्न तापक्रम को सहन करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार से हम जो नए बाग लगे हैं उनकी अगर ये सावधानी रखते हैं तो उनको हम बढ़वार भी ले सकते हैं, और ठंड के कारण उनमें जो मृत्यु होने के कारण होते, पौधे के मरने की आशंका रहती है, उसको भी कम किया जा सकता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को ये बातें समझ आई होंगी और आप इन पर अमल करेंगे। अभी के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये कड़ी पसंद आई होगी। यदि आपका इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiotarang@rla.du.ac.in, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। हमारी फेसबुक आईडी है तरंग 90.0 FM। कार्यक्रम की संचालक हैं श्रुति, और कार्यक्रम का संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने, और इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार।